पिछले दिनों सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी एफडीआई नॉर्म्स पर काफी ढील दी थी। इसका सेक्टर में काफी स्वागत भी किया गया, लेकिन रियल एस्टेट रेटिंग एजेंसी फिंच ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकार की इस मेहरबानी को लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद नहीं बताया है। रियल एस्टेट सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में ढील देने के बावजूद लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। रेटिंग एजेंसी फिंच ने इस बात का खुलासा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में एफडीआई लाने की घोषणा करने के बाद भी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकें। रियल एस्टेट में कई प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे पड़े हैं। इसके साथ ही प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कंपनियों को कई अप्रूवल लेने पड़ते हैं। डिमांड नहीं होना भी प्रोजेक्ट अधूरे होने का बड़ा कारण है। फिंच ने कहा है कि इस सब के कारण इन्वेस्टमेंट फ्लो काफी कम रहने की उम्मीद है और अगले एक साल में कुछ ही प्रोजेक्ट्स में एफडीआई देखने को मिलेगा। देखिए, रियल एस्टेट में तो पहले भी एफडीआई था। इनफैक्ट जो हमारा डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी स्थिति बेहतर हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो एफडीआई से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सरकार ने 24 नवंबर को रियल एस्टेट सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए कई नॉर्म्स में ढील देने की घोषणा की थी। फिंच के मुताबिक पिछले 18 महीने में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी कम हुआ है। इस साल मार्च तक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में एफडीआई में 38% की गिरावट देखने को मिली थी। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में रियल एस्टेट में एफडीआई से केवल 3.4 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो अगर आप भी इस बात से खुश थे कि एफडीआई के बाद आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है इन्वेस्ट करना, लेकिन ये खबर जरूर आपको चौंका रही है। कोई आपके अंदर शको शुबा रह गया है तो हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है रितु आपका हमारे प्रोग्राम में। तो रितु से हम और ज्यादा यहाँ पर विस्तार से जानते हैं और डिटेल एक खंगालते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एफडीआई के बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा इससे फायदे की उम्मीद नहीं की जा रही। तो रितु, क्या इसके किस तरह से जो नॉर्म्स है उसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद नहीं माना जा रहा है? एफडीआई ने जो है हमारे यहाँ रियल स्टेट को थोड़ा बूस्ट जो है हमेशा आप देख सकती हैं कि पिछले दिनों में एफडीआई या जो है फाइनेंसर्स के द्वारा ही मिली जाती थी। बिल्कुल। तो पिछले 3 साल से जो है हमारी रियल स्टेट जो है डाउन ट्रेंड या मंदी का दौर झेल रही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एफडीआई के नॉर्म्स को अगर वो थोड़ा सा और रिलैक्स करेंगे तो शायद ये हम जो बूस्ट जो है वो रियल स्टेट में भी दिखाई दे। लेकिन एफडीआई के नॉर्म्स को इन्होंने जो डील दी है उसी कारण से हमारे रियल स्टेट में बूस्ट दिखाई देगा, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि जो मंदी का दौर जो है रियल स्टेट ने झेला है उसके बहुत से कारण है, जैसे कि बिल्डर्स के डिफॉल्ट, बिल्डर्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो ठीक नहीं है, वो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें टाइम से डिलीवर नहीं कर पाते। एफडीआई के नॉर्म्स को रिलैक्स करने के बावजूद अगर एफडीआई को ये लगेगा कि आगे हमारे इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर ब्राइट है या उस रियल एस्टेट सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने के बाद उनको अच्छी रिटर्न मिलेगी तो ही वो बढ़ावा देंगे। तो एफडीआई के नॉर्म्स को रिलैक्स करने के अलावा भी गवर्नमेंट को और भी बहुत चीजों में ध्यान देना चाहिए कि रियल एस्टेट के जो बॉटलनेक्स हैं उनको भी रिमूव करना चाहिए। बिल्कुल रितु, जैसे अगर हम बात करें, हम जो भी नोएडा एक्सटेंशन जहां पर हम बात करें, बहुत सारे बिल्डर से प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट किसी के कंप्लीट हो चुके हैं, किसी के होने वाले हैं, लेकिन अभी अदालत से लगातार जो बातें आती, जो फैसला आता है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर पैदा कर रहा है। तो ऐसे ही जो बाहर से इन्वेस्टर यहां पर आएगा तो उसके लिए अभी कह सकते हैं कि माहौल उतना अच्छा नहीं बना, हमारी नीति इतनी अच्छी नहीं बनी कि वो एकदम यहां पर इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं है। अभी वो माहौल पहले बनाना था। रियल एस्टेट सेक्टर को इस समय वाकई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है जो कि जो है पॉलिसीज में चेंजेस करे और जो कॉन्फिडेंस बायर्स का लूज हुआ है बिल्डर्स के डिफॉल्ट से या प्रोजेक्ट की ना मिलने पे, वो कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर की जो भी प्रॉपर्टी, चाहे नोएडा एक्सटेंशन हो चाहे ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ पर जो है यहाँ के बायर्स तो फिर भी एक बार को इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो बाहर का बायर आ रहा है उसे अभी यहाँ की पॉलिसीज क्लियर नहीं है। उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा फंसा दूं, कल को गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो और मुझे उसमें नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए इस समय रियल एस्टेट को एफडीआई की नॉर्म्स को रिलैक्स करने के अलावा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है जो कि एक परमानेंट पॉलिसी बनाए जिससे कि रियल एस्टेट को भी एक आगे बूस्ट मिले। तो ये तो आपको लगता है कि इस सब चीज में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी ढील दे दी और ये कहा कि चलो थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं कि जो बाहर का इन्वेस्टर है आके इन्वेस्ट करे, लेकिन जो राज्य सरकार है, यूपी की हम बात करें, यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक अच्छा खासा हब यहाँ पर बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए अगर नॉर्म्स और ज्यादा यहाँ पर सरल ना आ जाए। तो यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच भी कुछ बातचीत पहले हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
बिल्कुल प्रीति जी एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट को भी स्टेप उठाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। तो हमारी जो है गवर्नमेंट ने लेकिन इस चीज को समझ रही है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, वो जो है अब इस चीज को समझ के अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी एक बहुत बड़ी डिमांड आप मार्केट में देख सकती हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सी पॉलिसीज ला रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बिल्डर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसी तरह से आगे भी काम करें और इसी तरह से पॉलिसीज में चेंजेस लाते रहे, तो हम बहुत जल्द ये देखेंगे कि जो रियल एस्टेट अभी जो है मंदी से उठ नहीं पा रहा है, वो शायद 1-2 साल में जो है वो तेजी की तरफ जाने लगे। बिल्कुल रितु, आपने बात की अफोर्डेबल प्राइसेस की, यानी कि ऐसा आशियाना जिसे हर कोई अफोर्ड कर पाए। अभी मैं पिछले कुछ दिनों अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि कई सारे लाखों की संख्या में ऐसे फ्लैट है, चाहे गुड़गांव में हम बात करें या नोएडा में हम बात करें, खाली पड़े हैं। तो राज्य सरकार ने अफोर्डेबल फ्लैट बनाने की इजाजत तो दी, लेकिन एक ऐसी जगह पर दी जहां पर इन्वेस्टर्स एकदम बिना कुछ सोचे समझे जाना नहीं चाह रहा है। जो है जहां पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च हुई हैं, अब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी अप्रूवल देना शुरू कर दिए हैं और काफी जगह कंस्ट्रक्शन आप देख भी सकती हैं कि स्टार्ट भी हो गया है। जैसे कि गुड़गांव में इस समय दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से बेटर काफी हुए हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट के आसपास जो है वो प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी लाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो सिविक कम्युनिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी एक प्रोजेक्ट एक रहने वाले इंसान को जो एक रह रहा उसको चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, वो भी जो है वो उसे पूरा कराए। तो ये चीजें पे इन सारे बेसिक चीजों पे भी गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है। ऋतु, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं एक हर देश की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन ऐसे उदाहरण देना चाहूंगी कि चीन में अगर आपको कहीं कोई स्मार्ट सिटी बनानी या कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है तो पहले सरकार ये करेगी कि जो आम नागरिक की जरूरत है, चाहे सड़क है, मेट्रो है, पहले वो चीजें वहां पहुंचेंगी और उसके बाद वहां जो भी निर्माण कार्य वो शुरू होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो इन्वेस्टर्स भी देखता है किस जगह में कि मैं यहाँ अगर बना रहा हूं कोई प्रोजेक्ट, यहाँ पर सड़कें नहीं है, लोगों के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, तो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? तो वो चीज तो पहले सरकारों को यहाँ करनी होगी शुरू। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटीज है वो जरूर होना जरूरी है वहां पर। लेकिन जो है पहले के दिनों से अब जो है जब से ये रियल एस्टेट में मंदी जो चल रही है, इसको देखते हुए ये गवर्नमेंट को भी लग रहा है और बिल्डर्स को भी लग रहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर एक प्रोजेक्ट के लॉन्च सक्सेसफुल होने का है वो है लोकेशन। आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो कितना उसकी कनेक्टिविटी है, उसकी लोकेशन कितनी अच्छी है, या वहां पे वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप आज अगर देखेंगे कि जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जो है ये चीज ध्यान में रख के लॉन्च हो रहे हैं कि वो अपनी जो भी जरूरतें हैं आदमी की, वो सारी उनको उस टाउनशिप पे मिले। जैसे शॉपिंग सेंटर्स हो गया है, बच्चों के लिए क्रेश हो गया है, कम्युनिटी हॉल हो गया है, जो है सस्ती शॉप्स हो गई हैं। तो इसका मतलब कि उन इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में अगर आप अपना घर लेते हैं तो आपकी जो डेली नीड्स हैं वो आपको एटलीस्ट उस टाउनशिप में अंदर पूरी हो जाएंगी। बाकी जो है ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते वक्त ध्यान दिया जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन अगर गवर्नमेंट ने वहां कोई प्रपोज किया या अप्रूवल दिया तो हम उसके पास उसको लॉन्च करें। तो बिल्डर्स भी अब काफी केयरफुल हो गए हैं, काफी सावधानियां बरत रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनका पूरा साथ दे रही है। बिल्कुल, यानी कि जो एफडीआई में लॉन्ग टर्म हम कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इस तरह से समझ सकते हैं कि हम एक मेहमान को अपने घर में आने के लिए कुछ सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन हमने घर में उसके स्वागत की तैयारी इतनी अच्छी तरीके से नहीं की है, उसके हिसाब से माहौल तैयार नहीं किया है, तो उन जो नॉर्म्स में ढील है उसका फायदा उठाने से कतराएगा मेहमान, और यही बात एफडीआई पे लागू होती है। तो चलिए ऋतु, दूसरे मुद्दे पर हम जाते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। तो कई शहर हैं जो स्मार्ट सिटी की फिर इसमें शामिल है। उनमें इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी अगर आप करना चाह रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप यहां पर जाके इन्वेस्ट कर दें, तो ये फिलहाल सही नहीं है। अगले कुछ महीनों में प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी में होने वाले बदलावों का असल दिखने का वक्त लगेगा। फरीदाबाद, करनाल, गाजियाबाद और एनडीएमसी के कुछ इलाकों का स्मार्ट सिटी के लिए चयन होने से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन इलाकों में प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला। अफवाहें फैलाकर प्रॉपर्टी बेचने का फॉर्मूला यहाँ कारगर साबित नहीं होगा। कम से कम छोटी अवधि में तो स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी। रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि जब से इन इलाकों का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आया है, तब से इनके बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आने में अभी वक्त लगेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर इन्वेस्टर्स को दिल्ली में रिटर्न नहीं मिल रहे तो वो इन्वेस्ट करने करनाल चला जाएगा,
क्योंकि उसे स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। प्रॉपर्टी बाजार में बदलाव आने से कम 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। जब इन इलाकों में कुछ जमीनी काम हो चुका होगा। मोटे तौर पर फरीदाबाद की तुलना में गाजियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यूएशन के मामले में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमत 4000 से लेकर 5000 स्क्वायर फुट के बीच है। वहीं फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के दाम अभी 3000 प्रति स्क्वायर फुट ही हैं। जानकार कमर्शियल सेगमेंट में भी तेजी आने की उम्मीद जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स यहां सवाल करते हैं कि क्या घोषणा होने के बाद इन इलाकों में वाकई योजनाओं का कार्यान्वयन उतना तेज हो पाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। क्या यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने लगेंगी? वर्तमान में गाजियाबाद एंड यूजर मार्केट है और फरीदाबाद में इन्वेस्टर्स प्लॉट खरीदने और इंडिपेंडेंट हाउस बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मेट्रो के विस्तार के बाद फरीदाबाद के कमर्शियल सेक्टर में भी तेजी आने के आसार हैं। एनडीएमसी के कुछ इलाके भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है। ये कोशिश है हर तरह के इलाकों का समुचित विकास करने की। तथ्य ये है कि बाजार के सबसे बेहतरीन इलाके इस लिस्ट में शामिल हैं। एनडीएमसी के इलाकों को इसमें शामिल करने में उन कंपनियों की भी दिलचस्पी बढ़ेगी जिनकी पहली पसंद ज्यादा कमर्शियल स्पेस वाला गुड़गांव हुआ करता था। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो रितु हमारे साथ है हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो रितु, जब स्मार्ट सिटी के बारे हम सोचते हैं तो एक ऐसा शहर हमें इमेजिन करने लगते हैं जो खामों का शहर है, इसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और सारी जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं वो एक एरिया में पूरी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को उकसा रही हैं कि स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें, तो ये कहां तक सही है उनके लिए, कितना फायदेमंद है? आज के बढ़ते अर्बनाइजेशन को देखते हुए स्मार्ट सिटी एक तरह से हमारी जरूरत बन गई है। स्मार्ट सिटी से कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो वो शहर जहां पर आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविक एमिनिटीज है वो कम्युनिकेशन और हाई एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट होता है। फिर चाहे वो रोड्स हो, चाहे आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, आपके ऑफिस हो या आपकी जितनी भी सिविक एमिनिटीज है वो सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होती है। तो स्मार्ट सिटीज अगर कभी भी कोई शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाता है तो ये आम सी बात है कि वहां के रियल एस्टेट के प्राइसेस का बढ़ना जो है वो रेट जो है बढ़ना वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटीज जो जब तक बन के तैयार होंगी उसमें समय लगेगा। जब तक वो समय पूरा नहीं होता, जब तक एक शहर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उस रियल एस्टेट पे हम उतनी रिटर्न नहीं दे सकते। यानी कि अगर हम किसी स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि हमको 5 से 10 साल लग सकता है वहां पे इन्वेस्ट किए में रिटर्न मिलने में, अच्छी रिटर्न मिलने में। तो स्मार्ट सिटी भी एक ऐसा ही है कि जो भी शहर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद, गाजियाबाद, जिनको भी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा उसमें आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया तो रिटर्न मिलेगी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो रियल एस्टेट की और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये मंदी चल रही है, जो इन्वेंट्रीज दिल्ली एनसीआर में करीब 6 लाख इन्वेंट्रीज जो इकट्ठा हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सिर्फ स्मार्ट सिटी में बनाना ही एक रियल एस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है कि स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया तो रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा भी जो और फैक्टर्स हैं जिन्होंने आज रियल एस्टेट को तेजी में जाने से रोक रहे हैं उनको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, उनमें भी हमें सुधार करना पड़ेगा। ऋतु, जैसे यही सवाल है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर आज इन्वेस्ट किया तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर भी है, और जितनी देर करेंगे तो शायद उन्हें उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े। तो सही तरीका क्या हो, क्या कैलकुलेशन वो रखें अपनी, क्योंकि इन्वेस्ट अगर उनको करना है तो कब वो इन्वेस्ट करें, पहले देख लें, माहौल देख लें, थोड़ा सा शुरू होने दें स्मार्ट सिटी के जो भी प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल, प्रोजेक्ट स्टार्ट आज अगर कोई स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो ये बात बिल्कुल सही कि आज बायर की मार्केट है, इस समय सेलर की मार्केट नहीं है क्योंकि प्राइसेस काफी लो हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये समय बिल्कुल सही है। हालांकि ये मानना है कि अगले 1 से 2 साल भी प्रॉपर्टी के दाम कम ही रहेंगे, अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है और आप ये मानते हैं कि मुझे 10 साल तक कोई जल्दी नहीं है अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो आप जो है आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो आप ये जरूर देख लीजिए कि जो प्रोजेक्ट्स वहां पे आने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने हैं जिनकी वजह से आपको बूस्ट मिलेगा, उनमें क्या अप्रूवल हुए हैं, क्या पॉलिसीज हैं और वो कब तक स्टार्ट होंगी। तो ऋतु, यहाँ पर ये सोचे कि एफजीआई के उलट स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा, ये इस तरह समझे? हाँ बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा, आप आज भी इसको में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हम मसला आपको बताते हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो रेंट में रहते हैं यानी किराए के मकान पर रहते हैं। आजकल किराए के मकान देने के लिए मकान मालिक अक्सर लीज एग्रीमेंट की मांग करते हैं और ज्यादातर देखा जाता है कि उनकी मांग कॉर्पोरेट लीज की होती है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क होता है कॉर्पोरेट लीज और पर्सनल लीज में।
कॉर्पोरेट लीज के जरिए किराएदार की सुविधा और मकान मालिकों के हितों का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। इसके जरिए किराए के भुगतान को लेकर कोई शंका नहीं रहती। पर्सनल लीज की बजाय कॉर्पोरेट लीज में ज्यादा सुरक्षा मिलती है। अगर आपने कॉर्पोरेट लीज के तहत मकान लिया है तो किराएदार की तरफ से किसी भी तरह की धोखेबाजी या ऐसी ही किसी तरह की गतिविधि की होने की उम्मीद कम होती है। किराया वक्त पर मिलने की भी पूरी संभावना होती है। लीज पीरियड खत्म होने की दशा में दूसरा किराएदार ढूंढने की परेशानी से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर उसी कंपनी से दूसरा किराएदार मिल जाता है। यह उन मकान मालिकों के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है जो लंबी ड्यूरेशन के लिए अपना घर किराए पर देना चाहते हैं। आमतौर पर कॉर्पोरेट लीज 24 या 36 महीने की होती है। कॉर्पोरेट लीज और पर्सनल लीज में एक फर्क ये भी होता है कि कॉर्पोरेट लीज के जरिए आपको किराए की आमदनी बिना रुके होती है। दूसरे इसमें मोलभाव करने की संभावना भी बनी रहती है। किसी भी कंपनी को लीज पर अपनी प्रॉपर्टी देने की प्रक्रिया निजी लीज पर मकान देने की प्रक्रिया जैसी ही होती है। इसका एग्रीमेंट कोर्ट में बनवाना होता है और उस पर दोनों पक्षों के दस्तखत होने जरूरी होते हैं। किसी भी कंपनी से लीज एग्रीमेंट की बात करते वक्त मकान मालिक को मिनिमम लॉक इन पीरियड के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कंपनी लीज में किराए पर रहने वाले का नाम दर्ज करवाना जरूरी नहीं होता। इसके बजाय कंपनी का नाम लीज लेने वाले के तौर पर लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार 10। तो रितु, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आजकल करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए 1 BHK ले लिया, 2 BHK छोटा सा ले लिया और वो सोचते हैं कि इसे रेंट पे लगा देते हैं, मकान की EMI उससे जाती रहेगी और उसके बाद ये मकान उनकी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। लेकिन जो कई बार किराएदार को लेकर काफी झगड़े रहते हैं, तो ऐसे में क्या कहें कि कॉर्पोरेट लीज एक अच्छा ऑप्शन लोगों के लिए आगे है आजकल? बिल्कुल, मकान आज के डेट में हर किसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे फिर वो उसको खरीदने जा रहा हो चाहे किराए पे देने जा रहा हो। सावधानी उसको पूरी बरतनी पड़ेगी। तो जब भी अभी हम किराए पे मकान देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें अगले 2 या 3 साल तक कोई टेंशन ना हो, हम बिल्कुल रिलैक्स रहे। तो इस केस के लिए कॉर्पोरेट लीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको गारंटी जो है वो उस किराएदार की कंपनी ले रही है। कंपनी जो के साथ आपका बॉन्ड साइन हो रहा है, जो भी आपको किराए हर मंथ का जो किराए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी की है, यानी कि इस केस में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पर्सनल लीज में क्या है कि आपने उस बंदे के जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करी है, जो भी प्राइमा फेसी आपने उसके समझा, उस पे आपने उसको लीज पे दे दिया, तो उसमें रिस्क बना रहता है। इसलिए कॉर्पोरेट लीज ही एक बेहतर ऑप्शन है। और किराएदार जो है आजकल जितने भी मकान मालिक हैं वो किराएदार के साथ इसको कॉर्पोरेट लीज पे ही जा रहे हैं, पर्सनल लीज को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और जो किराएदार हैं वो भी ये चाहते हैं कि कॉर्पोरेट लीज में वो एटलीस्ट 3 साल तक के लिए, 4 साल तक के लिए सुरक्षित रहे। उनको मकान चेंज करने की झंझट से भी वो बचना चाहते हैं कि जो बार बार उनको मकान चेंज करना पड़े। तो कॉर्पोरेट लीज एक अच्छा ऑप्शन होके निकल के उभर के आ रहा है और आने वाले समय में भी इसकी काफी डिमांड रहेगी। तो रितु, ये तो ओनर्स के नजरिए से हो गया कि अच्छा है, लेकिन जो टेनेंट है यानी कि जो रेंट पर रहने के लिए आ रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये कॉर्पोरेट लीज काफी अच्छी है? कॉर्पोरेट लीज जो भी आज नौकरी पेशा लोग हैं उनके पास इतना व्यवस्था, इतनी बिजी शेड्यूल की वजह से वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक साल में 11 महीने के बाद वो जो है मकान चेंज करने के झंझट में पड़े। तो उनको भी ये चीज सूट कर रही है, क्योंकि एक कंपनी की तरफ से जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो सारी डीलिंग कर रही है मकान मालिक से, रेंट उनको बस अपने बिहाफ पे रेंट देना है। और वो जो कंपनी लीज है वो मिनिमम 2 साल के लिए होती है। तो इससे वो भी उनको भी रिलैक्सेशन है कि ठीक है वो जहां रह रहे हैं एटलीस्ट 2 साल तक उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो किराएदार भी इसको एक अच्छा ऑप्शन मान रहे हैं। पर्सनल लीज के झंझटों से वो भी बचना चाहते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, तो कॉर्पोरेट लीज उनके लिए भी काफी अच्छा है। बिल्कुल, डायरेक्ट डील नहीं करना है और कोई भी टेनेंट नहीं चाहेगा कि क्योंकि मकान अगर शिफ्ट करे तो उसमें भी अच्छा खासा खर्च आता है, तो उसके लिए भी सरदर्द कम है। और जिसने अपना मकान रेंट पर दिया उसे भी बार बार किराएदार से खुद सीधे जाके नोकझोंक करने की जरूरत नहीं है। तो रितु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पर आप शामिल हुई और कई सारी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी जगत की कुछ अहम खबरें फटाफट। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आम्रपाली आदर्श आवास योजना लॉन्च की है। ये प्रोजेक्ट 100 एकड़ में फैले लेजर वैली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट खरीदने के ऑप्शन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के लिए हैं। 2 BHK और 3 BHK फ्लैट का साइज क्रमशः 975 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट है। आम्रपाली आदर्श आवास योजना है।
इसमें हम लोगों ने खास तौर पे जो मिड सेगमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पीएसयू के एम्प्लॉइज हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी तैयार की है। होम बायर्स के एक ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी डेवलपर्स के साथ मिलकर वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज को बदलना चाहती है ताकि डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों की संस्था क्रेडाई की एप्लीकेशन को बेस बनाते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें अथॉरिटी 2 टावर्स के बीच के फासले को और कम करना चाहती है। बायर्स का आरोप है कि इससे उन बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश है जो पहले ही बिल्डिंग बायलॉज 2010 का उल्लंघन करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन करा चुके हैं। इसका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ क्रेडाई के लोग जो बिल्डर्स हैं वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। और बहुत सारे हमें आशंका है कि बहुत सारी बिल्डिंगें जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के परिधि में आती हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दूसरी जगहों पे बन रही हैं, वो जो 2010 का बिल्डिंग बायलॉज है उसको वायलेट करती हैं। कहीं न कहीं उसको एक तरह से लीगलाइज कराने का एक इनका जो है षड्यंत्र है। रियल्टी पोर्टल commonfloor.com को क्विकर द्वारा टेक ओवर किया जा सकता है। आपको बता दें कि commonfloor.com ऑनलाइन प्रॉपर्टी सेल परचेजिंग का बड़ा नाम है, वहीं क्विकर ऑनलाइन क्लासिफाइड की दुनिया का बड़ा नाम है। खबर है कि $200 मिलियन में ये डील हो सकती है। बड़े शहरों में मकानों की समस्या को खत्म करने के लिए और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार इसके लिए अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी प्रमोट करने जा रही है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रमोट करने पर काम कर रही है। खाली पड़े मकानों को ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम है। इसे देखते हुए सरकार अब इसका हल निकालने पर जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी इसको प्रमोट करने के लिए कहा है। और अब जाते जाते प्रॉपर्टी टिप्स ऑफ द वीक। अगर आप अकेले हैं और अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं तो रखें ध्यान, सुनिश्चित करें कि इनकम की वजह से ईएमआई पर कोई फर्क न पड़े। प्रॉपर्टी की सुरक्षा, आस पड़ोस का माहौल भी देखना है जरूरी। रीसेल को भी ध्यान में रखें ताकि ट्रांसफर की स्थिति में दिक्कत न हो। एक बार में ही घर को सजाने में ज्यादा पैसा न लगाएं।